Everyone, in this video we're going to talk about structure of atom. आई होप कि प्रॉपर वॉइस आप सभी को आ रही होगी. चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो एज यू नो कि दिस इज आवर चैनल एनविजन ईडी एंड यहाँ पर एक करेक्शन हमेशा मैं करता हूँ, दैट इज़ 6th क्लास यहाँ से है. तो क्या क्या मैं इस चैनल पर आपको पढ़ाऊँगा, दैट इज़ साइंस, एसएसटी एंड मैथ्स. ये तीनों मैं पढ़ाऊँगा जो कि कहाँ से कहाँ तक 6th से लेकर 10th तक मैं पढ़ा लूँगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप लोगों को फॉलो करनी है कि वो दैट इज़ नोट्स बनाने हैं. लेक्चर जो होगा चैप्टर का कितने भी लेक्चर बने, एंड एज यू नो ये पहला लेक्चर हमारा है. मान लो कि 5 लेक्चर बन रहे हैं तो पाँचों के पाँचों आप देखोगे और पाँचों के क्या बनाओगे, नोट्स बनाओगे. एंड आफ्टर दैट क्या करोगे, एटलीस्ट हमेशा कोशिश करना कि आप जो रिवीजन करते हो रिवीजन करोगे. एक लेक्चर कंप्लीट हुआ रिवाइज करोगे, दूसरा लेक्चर कंप्लीट हुआ दोनों रिवाइज करोगे. इसी तरह जब पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फुल रिवीजन लगाओगे. एंड एट द एंड मैं आपके लिए कुछ जो कि क्वेश्चंस वगैरह भी लाऊंगा तो वो भी देख लेना, या अगर आपके पास कोई बुक होगी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे तो वो आप सॉल्व करके आपको समझ में आएगा कि कंटेंट सही है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम. नाउ द क्वेश्चन इज एटम क्या होता है. एटम क्या होता है, और एटम ही नहीं. पहले मुझे ये कहो कि एटम, चलो आप लोगों ने कहा कि एटम कुछ है. मान लो ये एटम है, लेकिन ये एटम बना किससे है. सवाल है, हमने एक चीज़ पढ़ा था, मैटर के बारे में हमने पढ़ लिया था. क्या पढ़ा था आप लोगों ने, मैटर क्या होता है. एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर. लेकिन मैटर ही काफ़ी नहीं है. आप लोगों ने ये भी पढ़ लिया था, मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, एटम है. वो क्या है, एटम है. हमारे एक साइंटिस्ट थे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एटम के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं उनकी बात करूंगा. एटम जो है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. अक्सर जो वर्ड्स होते हैं ना वो ग्रीक वर्ड से डिराइव होते हैं, पता नहीं क्यों. ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है एटोमियो. और इस एटोमियो का मतलब क्या है, इस एटोमियो का मतलब है नॉन डिविजिबल, यानी ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा. नॉन डिविजिबल यानी ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा. इसका मतलब अगर मैं एटम को डिवाइड करना चाहूँगा तो वो डिवाइड नहीं होगा. क्या मैं ये कह सकता हूँ फिर एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. ऑब्वियसली कह सकता हूँ. क्या मैं ये कह सकता हूँ एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. लेकिन एनसीईआरटी में ना एक लाइन लिखी है, मैं वो आपको एंड पर दिखाऊंगा. एनसीईआरटी में क्या लिखा है एटम्स के बारे में, एटम्स आर द फंडामेंटल, ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. ये एनसीईआरटी कह रही है. एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे. ये दीवार यहाँ पर मैंने बना ली, ठीक है, नहीं दिख रहा यार. यहाँ पर जो ये दीवार हमने बनाई, अब इसी दीवार को 4 दीवार मिल जाएंगे तो एक कमरा बन जाएगा. ठीक है, फिर उन कमरों से एक मकान बन जाएगा. लेकिन कहने का मतलब ये है, ये जो दीवार थी ये किससे बनी, ये तो एक सिंगल ईंट से बनी ना. जब बहुत सारी ईंटें आपस में जुड़ गई तभी तो दीवार बन गई. इसी तरह ये भी, यानी जो इस मकान का जो फंडामेंटल यूनिट है, वो क्या है, ये ब्रिक है. इसी तरह ये कह रहे हैं कि जो कि एटम का जो कि मैटर का फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, एटम. ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट भी समझ में आ रहा है. जिस तरह इस दीवार का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एक ईंट है, इसी तरह मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, एटम है. अब यहाँ पर ना एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ. यहाँ पर सिर्फ खाली एटम्स नहीं लिखा रहा है, यहाँ पर लिखा रहा है मॉलिक्यूल्स भी. लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ पर मॉलिक्यूल्स. मैं नहीं आपको कंफ्यूज करना चाहता हूँ कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है. मैं ना पहले आपकी बेस बनाना चाहता हूँ सो दैट कि आपको फिर समझ में आ जाएगा खुद. फर्दर मैं मॉलिक्यूल्स भी पढ़ाऊंगा लेकिन इस वक्त नहीं पढ़ना है वो. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट की जो कि मैं कह रहा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी. डाल्टन साहब ने 1888 में एक थ्योरी दी जिसको हम क्या कहते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो किसके रिलेटेड थी, ऑब्वियसली इसी एटम के रिलेटेड. 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा. पहला, उन्होंने कहा था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है, ये उन्होंने कहा था, यानी हर कोई मैटर
ठीक है, वो किसका बना है, एटम का बना है, समझ में आ गया। और जो अब दूसरा पॉइंट है ना, यही इन्होंने क्या किया, यही बहुत ही बड़ा मतलब कॉन्फ्लिक्ट, इन्होंने बहुत ही बड़ा वॉर इन्होंने किया हमारे साथ, कि कहा कि ऐसा पॉइंट कहा कि जो कि साइंटिस्ट लोग बहुत ही परेशान हुए इस पॉइंट से। फिर आगे लेकिन उस वक्त ये माना जाता था कि हाँ यही है, लेकिन फिर जब रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो ये इस पॉइंट को हमने क्या किया, रॉन्ग प्रूव कर लिया। वो ये था, एटम्स एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम्स आर इनडिविजिबल। सर इनडिविजिबल का मतलब क्या है, यानी इसको हम तोड़ नहीं सकते, कैन नॉट ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्ट्स, समझ में आ गया। तो ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब मसला क्या है, मसला इस इंडिविजुअल वर्ड के साथ है, जो कि उन्होंने कहा था कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी एटम किसी चीज़ से नहीं बनना है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है एटम ही है। तो इस वाले पॉइंट को ना हम करेंगे, प्रूव करेंगे इसको, ये क्या है, रॉन्ग, इसको हम रॉन्ग प्रूव करके देंगे। लेकिन इससे पहले ये ना, यही इस पॉइंट को हमें डिस्कस करना है फर्दर, इस पॉइंट को प्रूव करना है कि रॉन्ग है, उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आप लोगों ने सुने भी होंगे और सुनोगे भी। जो कि अब सवाल है, व्हाट मेक्स द, देखिए बेटा मैं एक बात आपको कहूँगा, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, और साइंस पढ़ने के बाद आपके मन में सवाल पैदा नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। आपका मतलब साइंस पढ़ कर ना सवाल होना चाहिए, फिर कैसा भी सवाल हो, ठीक है, रिलेटेड टू टॉपिक सवाल उठना चाहिए, कुछ ना कुछ दिमाग में आना चाहिए। फिर आपका टीचर ये कहे कि तुम क्या बकवास कर रहे हो वगैरह, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन आपको सवाल दिमाग में उठना चाहिए कोई ना कोई। तो जब जब सवाल उठेगा, यानी आपका जो फोकस है वो बराबर है, कंसंट्रेशन बराबर है, ठीक है, टॉपिक के रिलेटेड। अब जो सवाल है, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। सर यहाँ पर आपने एक टर्म लिखी है, दैट इज एलिमेंट। मैंने कहा कि मैं हर कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। एलिमेंट क्या होता है, मान लो यहाँ पर एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, ये चौथा एटम है, ये सेम टाइप ऑफ एटम्स है। जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो इस चीज़ को हम कहेंगे एलिमेंट्स। या मैं यूं कहूँगा, एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम्स। अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल यहाँ पर जो है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा, इससे पहले भी आप लोगों ने अपने स्कूल्स में देखा होगा, या कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग्स वगैरह में आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करें 9th क्लास से ही इसको याद करें, आपको फर्दर बहुत ही काम आएगा। 10th में तो ये पढ़ना ही है, फिर 11th में भी पढ़ना है, बट कोशिश करो कि कुछ ना कुछ याद कर ही लो। फिर आप ग्रुप्स में याद करो या पीरियड्स में याद करो, लेकिन याद होना चाहिए। यहाँ पर जो सवाल है वो मैंने ये कहा कि एक एलिमेंट मान लो ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है। अच्छा, एलिमेंट 1 किससे बना है, सर एटम से बना है। एलिमेंट 2 किससे बना है, एटम से बना है। ऐसा क्या हो रहा है इस वाले एटम के अंदर और इस वाले एटम के अंदर, सो दैट ये डिफरेंट एलिमेंट्स बना रहे हैं। सवाल मेरा समझ में आ गया होगा। एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, ये भी एटम का बना है, ये भी एटम का बना है। ऐसा क्या इन एटम्स के अंदर हो रहा है जिसकी वजह से एलिमेंट क्या बन रहे हैं, डिफरेंट बन रहे हैं। इसका जवाब मैं आपको विद चैप्टर जितना आगे जाएगा, इसका जवाब आपको खुद मिलेगा। जवाब जो होगा वो क्या मिलेगा, लास्ट तक आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना एलिमेंट के बारे में, मैं एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। मान लो एक ऑक्सीजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, तो O2 बना रहे हैं, O2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, या ऑक्सीजन एलिमेंट बना रहे हैं। इसी तरह नाइट्रोजन मिल रहा है तो N2 बना रहा है, N2 मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। यानी ये एलिमेंट्स ही, जब एटम्स मिल रहे हैं तो एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पर क्या है, सेम टाइप है, यहाँ पर भी सेम टाइप का है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। अब सवाल जो है वो ये है, क्या डाल्टन ने जो कहा था एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, यानी ये फर्दर डिवाइड नहीं होते, क्या ये वाकई सच है, ठीक है। इसका जवाब क्या लिखेंगे हम, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अभी मैं जवाब इसका नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं ये समझोगे कि हाँ ये गलत है, तब तक मैं जवाब नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसका जवाब हम ना लिखेंगे, मान लो 10-15 मिनट के बाद ही लिखेंगे, या अगर इस लेक्चर में नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका जवाब मैं लिख लूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद समझो क्यों नहीं इंडिविजुअल है, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रबड़। अब ये भी क्वेश्चन है कि अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्हें एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। अच्छा, ये तो आप लोगों ने बचपन में किया होगा, अगर बचपन में नहीं किया तो अभी कर लो। हुआ क्या है, एक स्केल लाओ, ठीक है, एक स्केल लाओ और एक वूलन क्लॉथ लाओ। जब हम स्केल को रब करते हैं, जब हम स्केल को क्या करते हैं, रब करते हैं इस वूलन क्लॉथ के साथ, तो फिर और छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर लेते हैं, हम क्या देखते हैं इससे,
जब हम इसके यहाँ पर लाते हैं इस स्केल को, तो हम देखते हैं जो ये अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स किसके, स्केल के अट्रैक्ट होते हैं। सवाल ये है कि अगर एटम इंडिविजिबल है, एटम किसी चीज़ का नहीं बना है एज पर डाल्टन, तो ऐसा क्या हो रहा है इनके अंदर जिसकी वजह से ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो रहे हैं इस स्केल के अंदर। ठीक है, ऐसा क्या हो रहा है इन एटम्स, इन पीस ऑफ पेपर्स में जो कि अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, हमें तो एक चीज़ पता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या चार्जेस के बारे में कहूँ, लाइक प्लस माइनस अट्रैक्ट होता है, प्लस प्लस अट्रैक्ट होता है, या सॉरी रिपल होता है, माइनस माइनस भी क्या होता है, रिपल। यानी कुछ तो चार्जेस के बारे में हो रहा है ना जिसकी वजह से अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, कुछ तो चार्ज का खेल है यहाँ पर जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर क्यूरियोसिटी आपके अंदर आनी चाहिए कि डाल्टन ने तो कहा वो चीज़ कि एटम जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, एटम्स होते हैं इंडिविजिबल, लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये सवाल एक आपके अंदर पैदा हुआ, क्यूरियोसिटी पैदा हुई। अब इतना ही नहीं, इसके बाद हमारे जो चाचा आए वो फेरेडे साहब आए। फेरेडे की वजह से ना ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियोसिटी साइंटिस्ट के लोगों में पैदा हुई, जिसकी वजह से उन्होंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए। फेरेडे ने क्या कहा सॉरी फेरेडे ने क्या कहा, फेरेडे ने एक सोल्यूशन लिया। फेरेडे ने क्या किया, एक सोल्यूशन लिया। उसके अंदर क्या किया, उस सोल्यूशन को, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो बैटरी लगी हुई है, एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड से जुड़ा है, पॉजिटिव एंड से जुड़ा है। जो पॉजिटिव से जुड़ा है वो एनोड है, जो नेगेटिव से जुड़ा है वो क्या है, कैथोड है। और यहाँ पर कुछ सब्सटेंस आ रहे हैं ना इलेक्ट्रोड के पास। तो उसने क्या कहा, जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने कहा जब मैंने इस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो मैंने क्या देखा, सोल्यूशन जो था, जिस यहाँ पर लिखा है H2SO4 का सोल्यूशन, मान लो H2SO4 था, H2SO4 था, या कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी जब उसने पास की तो उसने क्या देखा, जो कि कंपाउंड है, जो कि कंपाउंड है वो टूट रहा है किसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में वो क्या टूट रहा है। सवाल यहाँ पर है उसने कैसे देखा कि कंपाउंड टूट रहा है। हाँ देखो भाई, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, वैसे उसने भी देख लिया होगा। तो एनोड की तरफ कौन जाएगा, एनोड की तरफ कौन जाएगा, और कैथोड की तरफ। अब उसको कैसे पता पॉजिटिव भी बन गया और नेगेटिव बन गया, शायद पॉजिटिव सिर्फ होगा, शायद नेगेटिव होगा, लेकिन उसको कैसे पता पॉजिटिव भी बन गया और नेगेटिव भी बन गया। अच्छा, एनोड जो है वो क्या है, एनोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो जो पॉजिटिव के पास कौन जाना चाहेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव के पास कौन जाना चाहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो स्प्लिट हुए आयंस है वो क्या होंगे, वो होंगे पॉजिटिव। यहाँ पर जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे नेगेटिव। तो कंक्लूजन क्या था, उन्होंने कहा कि अगर एटम टूट जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स में, इसका ये मतलब है एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है। ठीक है, यानी एटम टूट सकता है, एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल। और ये पॉइंट उन्होंने कहा दे मस्ट कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल्स। मैं ये पॉइंट यहाँ पर लिखना भी चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कंक्लूजन में, क्या कहा उन्होंने, कंक्लूजन जो था वो क्या था, इफ एटम्स आर ब्रेक इनटू if atoms are break into positive and negative parts, it means, इसका मतलब क्या है, वो इंडिविजिबल नहीं है, it means atoms are not indivisible, फर्दर वो डिवाइड होंगे, atoms are not indivisible। समझ में आ रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने क्या कहा, therefore, और ये भी कहा they must contain इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल, इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल्स। अगर चार्ज नहीं होता तो अट्रैक्ट कैसे होते, सवाल तो है ना। इसी ये पॉइंट कैसे उन्होंने कंक्लूड किया, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ नेगेटिव तो जाएगा और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव भी तो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड स्प्लिट हुआ ये पॉजिटिव और नेगेटिव में स्प्लिट हो गया। और यहाँ पर भी एक सवाल पैदा हुआ, यहाँ पर भी एक सवाल पैदा हुआ, यहाँ पर क्यों ये अट्रैक्ट हुआ, ये सवाल है। अगर एटम जो है वो टोटली इंडिविजिबल होता है तो फिर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये सवाल हुआ, कंपाउंड टूट गया फिर पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ गया, क्यों गया, क्यों गया। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढने की कोशिश की ये इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल्स क्या है। ऐसे ही नहीं उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिया, इसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। मैंने आपको सिर्फ 2 एक्सपेरिमेंट NCERT के अकॉर्डिंग बता दिए, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हुए आए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है। अब बात करेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसने किया, ये तो आप लोगों को पता होगा, अगर पता नहीं तो सुन लो। साइंटिस्ट का नाम है JJ
जे थॉमसन, और जे थॉमसन ने कब किया है ये 1896 के अंदर इन्होंने ये, या कहीं मतलब बहुत सारी बुक्स में 1897 भी लिखा है, कहीं पर 1896 लिखा है, हम मान के चलेंगे 1896। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट अगर आप लोगों ने स्कूल्स में किए होंगे तो एक्सपेरिमेंट के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज apparatus। यानी किन चीज़ों से एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें भी तो कुछ चीज़ें यूज़ हुई होंगी, तो क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई होंगी वो लिख लेंगे यहाँ पर। डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। सर ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, मैं बता लूँगा, सब कुछ मैं बताऊँगा। मैग्नेट, बैटरी, मैग्नेट, बैटरी, इसी तरह जर्डन स्क्रीन भी था, सब कुछ मैं अभी डिस्कस करूँगा। बस आप लिख लो कि एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई। तो मेटेलिक प्लेट भी हुई थी, मेटेलिक प्लेट। अच्छा, इसी तरह एक व्हील हुआ था, ठीक है, या मेटेलिक ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो थी वो इस्तेमाल हो गई थी इस एक्सपेरिमेंट में, जो यूज़ हुई। अब लेकिन सवाल यहाँ पर आप लोगों का भी होगा, सर ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये होती है डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो है ना ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ये किसने दी थी, ये किसने बनाई थी, वो थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे, वरना वो बुरा मान जाएगा। इस साहब के बारे में बात करेंगे, जो जिसने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी उसका नाम था सर विलियम क्रूक्स। सर विलियम क्रूक्स, इन्होंने ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वो इन्होंने डिज़ाइन की थी। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या होता है, ज़रा अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पर आप एक प्लेट देखोगे, यहाँ पर आप दूसरा प्लेट देखोगे, ठीक है। तो मैं यही चीज़ यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या है। पहली बात ये लॉन्ग ग्लास है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्लास का ही तो बना है, यानी ये लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब, ठीक है। और इस लॉन्ग ग्लास ट्यूब के अंदर क्या है, दो मेटल प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स टू मेटल प्लेट्स, जो कि कनेक्ट किससे है, बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड विद बैटरी। समझ में आ गया होगा डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में भी। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट सेटअप तैयार हुआ, हथियार हमने देख लिए क्या क्या हमें यूज़ करना है, इन सबों का यूज़ करेंगे, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब किसने दिया था उसके बारे में भी हमने बोल दिया, यानी जिसका डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करेंगे उसके बारे में तो बात करनी है, और जिसने एक्सपेरिमेंट किया जे थॉमसन ने कब किया वो भी हमने बोल दिया। अब लेकिन सर जब एक्सपेरिमेंट हुआ, अब तो असली बात है ना, एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो इसमें क्या हुआ था, ये क्या हो रहा है इसको यार, जस्ट सेकेंड। अब अगर एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, मैं इस चीज़ को यहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद से डिस्चार्ज ट्यूब में बनाऊंगा समझाने के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे मान के चलो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ऐसे। हाँ देखिए बच्चा, मैं एक बात बताऊंगा, पढ़ने के लिए पेशेंस ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते हो, आपको आधे घंटे में पूरा चैप्टर फिनिश होना चाहिए, तो आई थिंक आप गलत जगह पर आ चुके हो। तो पढ़ने के लिए पेशेंस ज़रूरी है। यहाँ पर ये वैक्यूम पंप था, इन्होंने लगाया था, तो और जो ये है इसको बैटरी के साथ जोड़ा था और इसको अभी बैटरी के साथ जोड़ा था। हुआ क्या एक्सपेरिमेंट में, अच्छा पहले ये देखो ना कि क्या क्या इसमें इन्होंने लिया था। जो कि उनकी बैटरी थी उसका जो वोल्टेज था, बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना था, 10 kV से लेकर 20 kV तक। प्रेशर जो इन्होंने लिया था, यहाँ पर जो ये है वैक्यूम पंप, ये क्या है, वैक्यूम पंप। अब जो प्रेशर था इसमें, प्रेशर कितना था, 10⁻³ ATM। ATM क्या होता है, ये यूनिट ऑफ प्रेशर है। जिस तरह आप लीटर का जो होता है, लीटर होता है, वेट का केजी होता है वगैरह, तो उसी तरह ATM प्रेशर का यूनिट होता है। तो अब 10⁻³ तो समझ में आ गया, अब ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी प्रेशर जो थी वो, प्रेशर जो था वो बहुत ही क्या था, कम लिया है इन्होंने, वोल्टेज बहुत ज़्यादा लिया है। तो इन्होंने क्या देखा इसमें, इन्होंने देखा जब हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, रे ऑफ लाइट जा रही है। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि कैथोड से रेज जा रही है। यहाँ पर जो एनोड है, पहले मैं ना ये चीज़ लिख लूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैथोड है, ये एनोड है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इसको हम कैथोड बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये है स्क्रीन है, ये स्क्रीन है जो कि कोटेड हुई है, जिसकी मान लो अगर ये स्क्रीन है ऐसे, ठीक है, यहाँ से इसको कोट किया गया है किससे, जिंक सल्फाइड से, ZnS जिसको आप बोलते हैं, यानी जिंक सल्फाइड की कोटिंग भी इसको हुई है। क्यों हुई है वो भी मैं बता लूँगा, बट यहाँ पर पहले याद रख लो उन्होंने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट यही तो कर रहे हैं। इन्होंने देखा कि रेज जा रही है कैथोड से लेकर एनोड की तरफ। एनोड जो है वो परफोरेटेड है, परफोरेटेड हम किसको कहते हैं, जिसके अंदर छेद हो, जिसके अंदर क्या होंगे, छेद होंगे। अब जब भी जो रेज जब जा रही है परफोरेटेड एनोड से, जब वो स्ट्राइक कर रही है इस जिंक सल्फाइड की तरफ, यानी स्क्रीन की तरफ, तो लाइट इमिट हो रही है, लाइट इमिट हो रही है।
अभी तक मैंने क्या बोला वो लिख लेंगे। मैंने क्या कहा, रेज जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, कैथोड से जा रही है एनोड की तरफ, कैथोड से जा रही है एनोड की तरफ। और जब ये रेज जो कैथोड रेज, अच्छा कैथोड से जा रही है एनोड की तरफ, इसलिए इनको क्या कहा गया, कैथोड रेज इनको कहा गया। ये जो ये कैथोड रेज है ये स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक कहाँ कर रही है, ये स्क्रीन की तरफ ये जा रही है, जो कि कोटेड है जिंक सल्फाइड से। और जब ये स्ट्राइक कर रही है तो क्या हो रहा है, लाइट इमिट हो रही है, लाइट इमिट हो रही है। यानी इसका मतलब ये है जबकि ये रेज जा रही होंगी, जबकि ये रेज जा रही होंगी, जब ये स्क्रीन से टकराएंगे तो ग्लो तो आएगा नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी देख रहे हो, जब रेज जा रही है तो ग्लो तो आ रहा है ना, यहाँ पर भी देख सकते हो आप। यही चीज़ यहाँ पर सवाल हो रहा है कि दो सवाल और यहाँ पर है कि प्रेशर इन्होंने अगर इतना कम ना लिया होता तो क्या होता, ठीक है। और अगर इतना प्रेशर लिया तो सवाल ये है कि अगर यहाँ पर मैंने शायद इसमें लिखा भी है, हाँ, व्हाट इफ जे थॉमसन नॉट रिमूव गैस डिक्रीज या प्रेशर। पहले मैंने यहाँ पर और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए बच्चा इसके अंदर तो गैस होगा ही ना, यहाँ पर तो गैस होगा ही, यहाँ पर गैस होगा ही ना, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, पहले ये बात करेंगे कि प्रेशर क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा ये फोर्स कौन लगा रहा है और किस एरिया पर लगा रहा है, गैस मॉलिक्यूल जो होंगे, गैस मॉलिक्यूल जो होंगे वो तो एक जगह नहीं बैठेंगे, ऑब्वियसली वो तो एक जगह नहीं बैठेंगे, उनका जो मोशन होगा वो क्या होगा, रैंडम मोशन में मूव करेंगे, उनका जो मोशन होगा रैंडम होगा। मान लो ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो मोशन है वो क्या है, रैंडमली जा रहे हैं। अब अगर ये रैंडमली जा रहे हैं, ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, अगर ये रैंडम मोशन में जा रहा है तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि वो तो कोलिजन भी करेंगे, ठीक है, कोलिजन भी करेंगे। मान लो इस डब्बे के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मैंने भर दिए, अब अगर गैस मॉलिक्यूल्स है तो वो कोलिजन तो करेंगे, किसके साथ कोलिजन करेंगे, गैस मॉलिक्यूल से कोलिजन कर सकता है, गैस मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर जो होगा उसके साथ भी कोलिजन कर सकता है। अब जब कोलिजन होगा, ठीक है, जब कोलिजन होगा तो फोर्स भी लग जाएगा, किस पर लगेगा, किसी यूनिट एरिया पर लगेगा, वही तो प्रेशर है। समझ में आ रहा है प्रेशर क्या है। जब एक गैस मॉलिक्यूल, ये गैस मॉलिक्यूल आ रहा है, ये वॉल ऑफ कंटेनर है, जब ये इसके साथ टकराएगा, कोलिजन होगा, तो ये तो इस पर फोर्स लगाएगा ना, इस यूनिट एरिया पर ये तो फोर्स लगाएगा ना, इस वाले एरिया पर ये फोर्स लगाएगा ना, तो यही क्या है, यही तो प्रेशर है। तो क्या किया होगा इसने जिसकी वजह से प्रेशर जो होगा वो कम हुआ होगा, इसकी वजह ये थी। क्यों प्रेशर कैसे कम हुआ होगा, तो मैं ये अगर कहूँगा इन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है वो इन्होंने क्या किए, डिक्रीज किए, कम किए। यानी अगर यहाँ पर 1000 मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने इन मॉलिक्यूल्स को वैक्यूम पंप की वजह से क्या बाहर निकाला, अब यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स रहे। अब अगर मॉलिक्यूल्स कम रहे तो प्रेशर भी क्या रहेगा, कम रहेगा। समझ में आ गया होगा। अब सवाल जो है, जे थॉमसन ने अगर गैस को रिमूव नहीं किया होता, या यूं कहेंगे प्रेशर को डिक्रीज ना किया होता, तो क्या हो जाता। तो ये चीज़ आप बताओ, आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड में सोच लो कि क्या हो जाता अगर उनका जो ये प्रेशर रहता वो मान लो 10 atm रहता, या 10⁻⁻1 atm रहता। 10⁻³ बहुत ही कम प्रेशर होता है, अगर उन्होंने इतना प्रेशर ना लिया होता तो क्या होता। अच्छा मुझे ये बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की बात मैं अभी कर ही नहीं रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, कैथोड रे जो है ये पार्टिकल्स का बना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे पार्टिकल्स का बना होगा, वो भी हम देख लेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट के लिए मान लो आप लोग कि जो कि कैथोड रे है ये पार्टिकल्स का बना है, ठीक है। पार्टिकल्स कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहे हैं, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, जो कि पार्टिकल्स है कैथोड रे के पार्टिकल्स है, वो किनके साथ कोलाइड करेंगे, गैस के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक कंडीशन बनाएंगे, एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। ये देखो, ये मान लो गैस के पार्टिकल है, और ये जो है ये किनके पार्टिकल है, कैथोड रे के पार्टिकल है। अगर ये वाले पार्टिकल बहुत होंगे, अगर ये वाले पार्टिकल क्या होंगे, बहुत होंगे, तो कोलिजन भी तो बहुत होगा, कोलिजन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इनको इनके साथ बहुत ज़्यादा कोलिजन होगा। जब जब कोलिजन होता है एनर्जी तो कम ही होगी ना, एनर्जी तो कम ही होगी ना। मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं, आप लोगों को यहाँ से जाना है, आप इसके साथ टकरा गए, फिर आगे चले, इसके साथ टकरा गए, फिर आगे चले, इसके साथ टकरा गए, फिर आगे चले, इसके साथ टकरा गए, फिर आप यहाँ पर पहुँचे। जो एनर्जी आपको यहाँ पर थी, क्या यहाँ पर सेम एनर्जी होगी, नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन बहुत ज़्यादा थे, टकराव बहुत ज़्यादा था। इसी तरह कैथोड रे के जो पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी कम हो जाती, यानी वो बराबर जहाँ तक उनको पहुँचना था वहाँ तक वो नहीं पहुँचते। इसीलिए जे थॉमसन ने तो एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हम तो फाइनल एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं जे थॉमसन का। जे थॉमसन ने तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मे बी पहले उन्होंने 10 लिया होता प्रेशर, मे बी फिर 10⁻⁻1 लिया होता, 10⁻⁻2 लिया होता, इसी तरह उन्हें प्रेशर वेरी किया होता। हाँ, प्रेशर कुछ साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे कि कैथोड रे के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, कंटिन्यूसली कोलाइड विद गैस मॉलिक्यूल्स,
जो कि डिस्चार्ज जो के अंदर गैस मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या करिए, कंटिन्यूसली कोलाइड करिए। अगर वो कंटिन्यूसली कोलाइड करिए तो दे लॉस एनर्जी, एनर्जी का भी तो लॉस्ट होगा ना, ठीक है, एनर्जी भी तो लॉस करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकते। आप यहाँ पर हो मान लो, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लोग हैं, आपको यहाँ तक आना है। अगर ये लोग नहीं होते, मान लो ये लोग नहीं होते, ठीक है, इनको मैं यहाँ ले रहा हूँ, आप सीधे जाओगे और स्ट्रेट जाओगे, ठीक है। अब लेकिन अगर ये सारे हैं तो स्ट्रेट तो जा ही नहीं सकते हो, यहाँ से जाओगे, इससे टकराओगे, इससे टकराओगे, इससे टकराओगे, इससे टकराओगे, इससे टकराओगे और यहाँ जाओगे। तो यही कारण है कि गैस उन्होंने क्यों लो ली थी, गैस उन्होंने क्यों लो ली थी। तो यही लिखूंगा मैं यहाँ पर, कंटिन्यूसली कोलाइड विद गैस मॉलिक्यूल दे लूज एनर्जी, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कैंट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे कैंट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अब ये भी मैं प्रूव कर लूंगा कि स्ट्रेट लाइन में ही चलेंगे, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंट का एक एक पॉइंट लेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन ले जाएंगे, तो आपको बेटा सब कुछ खुद समझ में आएगा। दूसरा, सिर्फ इतना ही नहीं होता, अगर प्रेशर डिक्रीज नहीं किया होता तो दूसरा ये भी होता है कि ग्लो जो है, मैंने यहाँ पर कहा था ना आपको ग्लो आ रहा है, ठीक है, जब ये रेट जा रही है तो ग्लो आएगा। तो ग्लो जो है कम होता, ग्लो जो होता है, या मैं यूँ कहूँगा नो ग्लो अकर, ठीक है, नो ग्लो अकर। अब ये ग्लो क्यों आता है, ठीक है, ये ग्लो क्यों आता है, इसकी वजह देख लो। यहाँ पर मान लो ये जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके नज़दीक, यहाँ पर हम मान लेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जब इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर भी क्या इमिट होती है, लाइट होती है। तो सवाल ये है कि ये लाइट क्यों इमिट होती है, ठीक है। और यहीं पर तो सिर्फ नहीं होता है, यहाँ पर तो गैस मॉलिक्यूल्स है, जब इनके साथ भी कोलाइड करेगा तो वहाँ पर भी ग्लो आएगा। ये देखो ना, यहाँ पर देख लो जो ग्लो आ रहा है, ये तो एक ही जगह नहीं आ रहा है ना, यानी ये जिंक सल्फाइड पर तो नहीं आ रहा है, ये तो आगे भी तो बीच में भी तो लाइट है। ये किसकी वजह से है, ये ग्लो क्यों आ रहा है, इसके लिए हमें एक कंसेप्ट पढ़ना होगा जिसको हम एक्साइटेशन कहते हैं। एक्साइटेशन कहते हैं। ये एक्साइटेशन क्या होता है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। ये एटम जो कि गैस मॉलिक्यूल्स है, ये इनके एटम के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा, करेगा कि नहीं। जब ये इलेक्ट्रॉन गैस के साथ कोलाइड करेगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है, ये स्ट्राइक कर रहा है, ये स्ट्राइक कर रहा है, तब क्या होता है, इन गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अभी आप 2 मिनट के लिए समझो, मैं ये एक्साइटेशन समझने के लिए इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करता। इसके अंदर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये एक्साइट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो एटम के होते हैं ये क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। सर क्या कह रहे हो, हमें कुछ समझ ही नहीं रहा है, आप क्या कह रहे हो, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। अरे यार मैंने तो वो लगा ही नहीं है इसमें। होता क्या है, देखो मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको, ये मैं बना लूँगा। अब मैंने तो लगाया था, पता नहीं कहाँ गया है। होता क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाता है, यहाँ पर एक्साइट क्यों हुआ, क्योंकि कोलिजन हुआ। जब कोलिजन हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ नहीं चाहता कि हमारी जो स्टेट होगी वो हाई स्टेट होनी चाहिए। हाई स्टेट में हर कोई क्या होता है, हाई स्टेट में हर कोई क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है। हर कोई तो स्टेबल रहना चाहता है, न्यूट्रल रहना चाहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कोशिश करेगा मैं यहाँ से जाऊँ और वापस अपनी जगह जहाँ पर ये था वहाँ पर जाऊँ। जब ये यहाँ से यहाँ वापस आएगा, ठीक है, जब ये अपनी पोजीशन रिटर्न टू नॉर्मल पोजीशन करेगा, तो ये होगा क्या, ये अपनी यहाँ पर जो एनर्जी थी वो कम थी, यहाँ पर एनर्जी क्या थी, कम थी। मतलब मैंने आपको बहुत ही डीप लाइन समझा रहा हूँ, तो मे बी आपको प्रॉब्लम आएगी, 2-3 बार देख लेना, लेकिन समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश अपनी करूँगा। यहाँ पर मान लो, ठीक है, इसकी जो एनर्जी है ये 1 मान लो, ये 2 है, ये 3 है। E1 जो है वो बहुत ही कम है, किससे, E3 से। इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ एनर्जी होगी, यहाँ पर कुछ एनर्जी होगी, यहाँ पर कुछ एनर्जी क्या होगी। इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, वो स्टेबल रहे। स्टेबल रहने के लिए उसको अपनी जगह पर जाना होगा, यानी पहले वाले शेल के अंदर जाना होगा, उसको पहले वाली जगह के पास जाना होगा। तो जब वो पहली वाली जगह के पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये वापस अपनी जगह पर गया। जब ये अपनी जगह पर वापस जाएगा तो ये इमिट करेगा, क्या करेगा, इमिट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। और किस फॉर्म में इमिट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट के फॉर्म में ये क्या करेगा, एनर्जी। एनर्जी क्या हो सकती है, हीट भी हो सकती है, एनर्जी लाइट भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो ग्लो हमें दिख रहा है ये यही लाइट है, ये यही लाइट है। मैंने आपको कहा था यहाँ पर मैंने कहा था ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो हिट करेगा इसको, स्क्रीन को हिट करेगा तो ग्लो आएगा, ठीक है, लाइट इमिट होगी। यहाँ पर भी ये जो जब ये जा रहा है तो गैस मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है तो ग्लो आ रहा है। तो ये ग्लो किसकी वजह से आ रहा है, आपको आ रहा है समझ के, कितने माइन्यूट सेकंड्स में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है जो कि गैस मॉलिक्यूल्स के या जो कि स्क्रीन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हायर स्टेट में जाते हैं, उनको वापस आना है लोअर स्टेट में। लोअर स्टेट में आने के लिए उनके पास जो एनर्जी थी बहुत, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उनने अपनी एनर्जी को लॉस किया और अपने स्टेट में आए। वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट हमें दिख रही है। होप्स हो कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
सो जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो रिटन फॉर्म भी मैंने लिख लिया, सो दैट कि आप लोगों को अगर समझ में ना आया होगा, ठीक है, पहले ये नोट्स लिख लेना, देन फिर एक बार और देख लेना, ठीक है, एक बार और देख लेना, ड्यू समझ में आ जाएगा। अब आगे बात करेंगे, हमें कैथोड रेज के बारे में पढ़ना है। अच्छा, कैथोड रेज क्या है? अब कैथोड रेज वो रेज है जो कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से निकल रही है और एनोड की तरफ आ रही है। तो चलिए कैथोड रेज पढ़ेंगे। अब लिखेंगे कैथोड रेज के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, जल्दी लिख लेता हूँ। अब कैथोड रेज क्या होती है? वो रेज जो कैथोड से जा रही है किसकी तरफ? एनोड की तरफ, स्ट्रेट लाइंस में। यहाँ पर आप देख लो, कैथोड रेज जो है वो कैथोड से जा रही है किसकी तरफ? ये यहाँ पर एनोड है, और ये जो रेज है ये स्ट्रेट लाइंस में चलती है। इसको भी हम देखेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट्स को जो हम पूरा देखेंगे एक्सपेरिमेंट, हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या ऑब्जर्वेशन हुई, क्या कंक्लूजन उससे निकल रहा है। पहली चीज़ उन्होंने क्या किया, ये यहाँ पर कैथोड है, ये यहाँ पर एनोड है, कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। उन्होंने क्या किया, एक छोटे से ऑब्जेक्ट को इनके बीच में रख लिया। तो देखा क्या उन्होंने, ऑब्जर्वेशन क्या थी? उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की? ऑब्जर्वेशन ये थी, फॉर्मेशन ऑफ, लेट मी राइट इट फर्स्ट। तो हुआ क्या, उन्होंने एक छोटे से ऑब्जेक्ट को क्या रखा, कैथोड और एनोड के बीच में। उन्होंने क्या देखा, जो शैडो थी इस ऑब्जेक्ट की, जो शैडो थी वो बराबर उतनी थी जितना ये ऑब्जेक्ट था। और इससे क्या इन्होंने कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये था, जो कि कैथोड रेज है, जो कि कैथोड रेज है वो ट्रैवल करती है, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। देखो अब यहाँ पर सवाल ये हो सकता है, सर ऐसा कैसे पता चलेगा कि शैडो इक्वल बन रही है फिर स्ट्रेट लाइन में ये चल रही है, ऐसा हमें क्या? तो इसका एक फिजिक्स का फिनोमेना है, अगर रेज जो होगी वो डाइवर्जेंट होगी, रेज जो होगी वो डाइवर्जेंट होगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, शैडो जो है वो बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जो रेज होगी वो कन्वर्जेंट होगी, रेज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की जो शैडो होगी वो छोटी बनेगी। कब बन जाती है बराबर शैडो? जब रेज जो होती है वो पैरेलल होती है, अब ये यूं को स्ट्रेट जाती है, जितना ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही शैडो बनती है। तो इससे हमें ये पता चला कि इक्वल शैडो से जो कैथोड रेज है वो क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल करती है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है, इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने कैथोड और एनोड के बीच में एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट लगाया या स्मॉल ऑब्जेक्ट लगाया। अब इन्होंने कैथोड और एनोड के बीच में एक व्हील लगाया, ठीक है, एक बहुत ही हल्का व्हील था वो इन्होंने बीच में रखा। तो उन्होंने क्या देखा, जो ये व्हील है ये घूम रहा है, ये व्हील जो है ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे ये कंक्लूजन निकला, जो कि कैथोड रे है, जो कि कैथोड रेज है, इनका जो नेचर है वो क्या है, पार्टिकल नेचर। इनका जो नेचर है वो क्या है, पार्टिकल नेचर, ठीक है। अच्छा, अगर पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल का मास होगा या नहीं? ऑब्वियसली इनका जो मास होगा वो होगा, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं? काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। सर पार्टिकल चल रहा है तो वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा तो वेलोसिटी है ना। सर आपने कहा मास भी होगा, तो मास भी है, जब मास भी है वेलोसिटी भी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी जो ये पार्टिकल्स है दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी एज वेल, मास एंड काइनेटिक एनर्जी इनके पास है। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसके बाद और एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी लेक्चर हो जाएगा, लेक्चर छोटे बने इसलिए मैं लिख रहा हूँ पहले ही। इसके बाद इन्होंने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट था, फिर लाइट पैडल भी लिया। अब इन्होंने क्या लिया, दो मेटेलिक प्लेट्स लिए जिनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, यानी एक मेटेलिक प्लेट पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन कर रहा है, जे थॉमसन को पता है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ठीक है। तो उसने क्या देखा, उसने देखा जो कि रेज है ये बेंड हो रही है टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अब मुझे आप ही बताओ, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हो तो नेचर क्या होगा इन रेज का? ये पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा? तो ऑब्वियसली जो ये पार्टिकल्स होंगे ये क्या होंगे, नेगेटिवली चार्जड होंगे। जो ये पार्टिकल्स होंगे ये क्या होंगे, नेगेटिवली चार्जड होंगे। समझ में आ रहा है? इसके बाद इन्होंने क्या किया, मेटेलिक प्लेट भी लगाया, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की। अब मैग्नेटिज्म के बारे में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। इन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, कैथोड रे जहाँ से जा रहे हैं, अगर ये कैथोड रे है इसके परपेंडिकुलर में क्या इन्होंने बनाया, एक मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने क्रिएट किया, यानी मैग्नेट रखा होगा ऑब्वियसली। तो इन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन क्या हुई, ऑब्जर्वेशन ये थी, कैथोड रे जो थे, कैथोड रेज जो है वो बेंड कर रही थी, उन्होंने बेंड किया फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसका भी कंक्लूजन यही निकलेगा, जो कि कैथोड रेज है वो क्या है, चार्जड पार्टिकल्स की बनी हुई है। कैथोड रेज जो है वो किसकी बनी है, चार्जड पार्टिकल्स की। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। ये था एक्सपेरिमेंट, क्या था, क्या क्या पॉइंट उन्होंने किया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट में किया। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखो मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई क्या हुआ, यानी क्या यूज़ होगा, मैग्नेट हुआ होगा, स्मॉल ऑब्जेक्ट हुआ, लाइट पैडल व्हील हुआ, मेटेलिक प्लेट हुई। अब यहाँ पर देखो, ये वाला देखो, क्या मैंने डिस्चार्ज ट्यूब का लिखा, मैग्नेट भी यूज़ हुआ, बैटरी भी यूज़ हुआ, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन भी यूज़ हुई, व्हील भी यूज़ हुआ, मेटेलिक प्लेट भी यूज़ हुआ। यानी जो हमने लिखा था एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन सी चीज़ें यूज़ होगी वो सारी चीज़ें हमने यूज़ कर ली।
अब बात आती है ये हमारा जो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि कैथोड रे जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट लिखो, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। अब बात यहाँ पर ये है कि लास्ट की जो मैं ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, कुछ बातें मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक पॉइंट आपको समझ में अब या नहीं आ गया, नेक्स्ट लेक्चर में वो हम डिस्कस कर लेंगे। वो ये है कि अब ये जो यहाँ पर गैस थी, इस कैथोड रे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट गैस पर ही सेम एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट गैस पर सेम एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट वर कैरीड। अब जो एक्सपेरिमेंट था वो डिफरेंट गैस पर, यानी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस थी यहाँ पर, ठीक है। अब हमने गैस चेंज कर ली, हमने देखा क्या प्रॉपर्टीज जो भी हमने देखा, कब कहीं बेंड हुआ, कहीं पर व्हील घूम गया, क्या हमने देखा ये कंक्लूजन सेम आएगा या नहीं। तो ये ऑब्जर्वेशन हुई, ये फाइनल रिजल्ट ये निकला कि जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली वो कुछ भी चेंज नहीं हुई, यानी नो चेंज इन प्रॉपर्टीज, नो चेंज इन प्रॉपर्टीज। यानी इसका मतलब ये है प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड ही नहीं करती गैस का नेचर कैसा है। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टी जो है डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। अच्छा, और एक चीज़ जो कि मैं कल डिस्कस करूंगा, चार्ज टू मास रेशियो, वो भी सेम रहा, E/m, जिसको हम चार्ज टू मास रेशियो कहते हैं, वो भी क्या रहा, सेम रहा। चार्ज टू मास रेशियो भी सेम रहा। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। मैं ये कहूँगा कि नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, कि आप लोगों को रिविजन करने में बहुत आसानी होगी उसमें। और लेवल अपनी हमेशा एक काम कोशिश करो कि हाई ही रख लो, वरना 11th में क्या होता है, 12th में क्या होता है, जब आप साइंस बैकग्राउंड से जाते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आप लोगों को लगता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। आप लोग क्या करते हो, 1 घंटे के अंदर वन शॉट देखते हो चैप्टर का, एग्जाम देते हो और खुश हो जाते हो। बट बेटा मैं चाहता हूँ कि आप लोग 9th क्लास से ही अपनी लेवल जो है ना वो बहुत ही अच्छी रख लो। होप सो कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।